हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 101 के दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो जैसे कि आपको पता है, इग्नू MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स है अगर आप सभी, और दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं। और आपको पता है कि दिसंबर की जो डेट शीट है, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो हमारी टेंटेटिव डेट शीट है उसे पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पर जो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम एग्जाम देखें तो आपका 8 दिसंबर से आपका जो एग्जाम है फर्स्ट ईयर का वो स्टार्ट है, राइट। बाकी उसमें कोई भी चेंजेस आएंगे तो उसके बारे में आपको मेरे चैनल पर ही देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आपका देखते हैं वो क्या है कि यहाँ पर अगर आप सभी दिसंबर 2025 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने एग्जाम में क्या क्या चीजें जो है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हमें सिर्फ कितने टॉपिक्स कर लेने से हमारा यहाँ पे काम बन जाएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो सब कुछ मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिसमें हम कंप्लीटली यहाँ पर देखने वाले हैं एंशिएंट और मेडिएवल सोसाइटी, प्राचीन और मध्यकालीन समाज के समय पर आपके, यानी देखो MHI 101 की अगर हम बात करें तो ये पूरा कंप्लीटली आपका क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास हम इसके अंदर कवर करते हैं। विश्व इतिहास का आपका प्राचीन और मध्यकालीन का समय का जो समाज है वो कैसा था वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर जाननी होती है। और दूसरी चीज याद रखना, जो भी मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी डेफिनेटली एग्जाम आपका वहीं से आएगा, तो बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक देखना। अदरवाइज आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ पर डाउट रहता है कि मैम यहाँ पर हमें चीजों को समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, कहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें साथ में मेंशन करती हुई जा रही हूँ, राइट। जैसे कि आपको पता है MHI 101 की जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें टोटल कितने यूनिट्स है आपके पास, 24, यानी 24 चैप्टर्स आपके पास है। एग्जाम में अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, राइट। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपको सेक्शन ए से, जो कंपलसरी होता है। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है हमें सेक्शन बी से, राइट। और जो एक बचेगा वो आपकी चॉइस, सेक्शन ए से करो या बी से करो, वो आपकी चॉइस क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से कौन से टॉपिक की प्रिपरेशन करी है। उसके अकॉर्डिंगली आप जो है, जो 5th वन जो क्वेश्चन होगा वो आपकी चॉइस है, सेक्शन ए से अटेम्प्ट करें या बी से। यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पास जैसे आप में से कई ऐसे होंगे जो इस वीडियो को एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी देख रहे होंगे या 1 वीक पहले भी देख रहे होंगे, और हमें समझ नहीं आ रहा ये 24 यूनिट्स में से क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपका जो काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अगर आप सभी चाहते हो कि हम सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, सेक्शन बी से कर पाए, उसके लिए क्या करना होगा, तो ये आपको याद रखना है कि सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग का जो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक आपको करना है, ठीक है। अगर आप सभी ने यूनिट 1 से यूनिट 5 तक अच्छे से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में सेक्शन ए से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर यूनिट 1 से 5, 1, 2, 3, 4 और 5 जो है ये अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली सेक्शन ए से 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी इजीली से अटेम्प्ट कर पाओगे। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप सभी को सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए जो लास्ट के जो चैप्टर है यूनिट 20 से लेकर के 24 वाला, तो ये आपको करना है, ठीक है। सेक्शन बी से अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि सेक्शन ए या बी, और उसके लिए बस आपको क्या करना है, फ्यूडलिज्म सामंतवाद का एक टॉपिक और है हमारा, जो कि यूनिट 14 और 15 आपको देखने को मिलता है, तो वो आपको और करना है, तो हमारा काम बन जाएगा। अब जैसे डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ, उससे पहले एक बात और है कि अगर आप में से कोई भी हिस्ट्री की पेड क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट लेना चाहता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है 8821969880 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप सभी कंप्लीट बैच लेते हैं तो उसमें आपको नोट्स भी मिलेगा और आप सभी को असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप में से कई ऐसे तो जो पूरा कंप्लीट बैच नहीं ले पाते हैं या उन्हें नहीं लेना होता है तो कोई इशू नहीं है, तो आप सेपरेटली नोट्स भी ले सकते हो और असाइनमेंट भी ले सकते हो।
ये नोट्स या ये क्लासेस आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। जो कुछ भी मैं इसमें प्रोवाइड करूंगी इससे बाहर आपका एग्जाम जाएगा नहीं और आप इजीली से अपने एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखना कि आप में से बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है क्या मैम इसमें मार्क्स भी मिल जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप आंसर राइटिंग पे अपना ध्यान रखोगे तो 100 में से 90 मार्क्स भी यहाँ पर स्टूडेंट को प्रोवाइड हो जाते हैं। हमारे बैचेस में मैक्सिमम स्टूडेंट का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और अभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, मैं आपके साथ आगे डेफिनेटली यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगी, जिसमें यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो 90 मार्क्स तक लेकर आ रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमें क्या करना है, आंसर राइटिंग लिखते वक्त जो भी क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर रहा है, तो वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो। एग्जाम के पास आने तक मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आपको अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, तो वो सारी चीजें आप सब फॉलो कर लेंगे। इग्नू में फर्स्ट टाइम भी अगर आप सब ये जो है एग्जाम दोगे तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने हर एक स्टडी ग्रुप में शेयर करो ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे MHI 101 में ये लास्ट टाइम का जो अभी आपने देखा, अभी जून में जो एग्जाम हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि रिसेंटली का बाकी का प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, वहां पर जाओ तो वहां पर आपको क्लिक करोगे तो प्रीवियस ईयर के में आपका क्वेश्चन पेपर चैनल पर अपलोड है। आप सभी क्या कर सकते हैं, वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हो, हमारा जो पूरा एग्जाम करने का प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और यहाँ पर पासिंग मार्क्स जो माना जाता है वो 40 मार्क्स होता है। ठीक है, यानी हमें अपने एग्जाम में पास होने के लिए 40 मार्क्स तो लेकर आना ही आना है। 39 मार्क्स भी अगर हुए तो आप उसमें बैक मानी जाएगी, यानी फेल हो जाएंगे, दोबारा से एग्जाम देना पड़ता है। तो उसके लिए तो हमें पहली कोशिश क्या करना है कि आपका जो एग्जाम हो, हमें एग्जाम की प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि 40 प्लस हमें लेकर आना है। आपका जो एग्जाम का टाइमिंग होता है वो 3 घंटे का दिया जाता है। मैक्सिमम जो समय है वो दोपहर का होता है, नून टाइमिंग होता है। आपसे 2 बजे से लेकर के आपका 5 बजे तक का टाइम होता है। MA हिस्ट्री का जो एग्जाम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो 3 घंटे में हमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन भी किस तरीके से पूछे जाएंगे, एक होगा आपका जिसमें आपको 500 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना होगा, वो होगा 20 मार्क्स का। आप सभी असाइनमेंट भी प्रिपेयर कर रहे होंगे और बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा, तो असाइनमेंट में भी ये सारी सेम चीजें यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन आपको देखने को मिली। 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 500 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। इट मीन्स आपको अपने आंसर को 5 पेजेस में कंप्लीट करना है। और ये 5 पेजेस कैसा है, एक पेज के 2 फेज होते हैं, आगे और पीछे का, उस तरीके से आपको 5 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप में से कई ऐसे होते हैं कि जो भी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं, लाइक 20 मार्क्स के लिए जब हमें पता है कि अपने आंसर को 5 पेजेस तक कंप्लीट करना है, तो आप में से कई ऐसे होंगे जो 6 पेजेस में करने लगेंगे। तो याद रखना, इस गलत फहमी में आप में से कोई नहीं रहेगा कि अगर हमने किसी भी आंसर को 1 पेज एक्स्ट्रा भी लिखा है तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि कम और हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ज्यादा ना करते हुए क्या कोशिश करनी है, जितनी लिमिट हमें प्रोवाइड की है हमें अपना आंसर जो है उतने में ही कंप्लीट करना है। दूसरा जो मिलेगा वो 10 मार्क्स का होगा। शॉर्ट नोट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी जो वर्ड लिमिट है वो 250 है। तो 250 वर्ड्स के लिए आपको अपने आंसर को 2.5 से 3 पेजेस के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया एग्जाम में, तो 2.5 से 3 पेजेस में आपको कोशिश करना है आप अपने आंसर राइटिंग को कंप्लीट करें इस तरीके से। क्योंकि इग्नू में जब आपको आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है तो टोटल उसमें जो पेजेस होते हैं 24 से 25 पेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, और उससे और एक्स्ट्रा कोई शीट आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। हमें अपने आंसर को इसी में ही कंप्लीट करना होता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आप सभी जब किसी भी टॉपिक की प्रिपरेशन करें, उसके जब नोट्स बनाते हो, तो आपको अब उस आंसर राइटिंग या नोट्स इस तरीके से तैयार करना है कि हम अपने आंसर को 5 पेजेस में और आपके 3 पेजेस के अंदर कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए में आप देखोगे आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन होगा, सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी।
देखो अभी जो जून में एग्जाम हुआ उसमें पहला क्वेश्चन आया, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आपको विशेषता बतानी है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये क्वेश्चन आज तक इग्नू एमए हिस्ट्री में नहीं पूछा गया है, बट जून में हमें डेफिनेटली देखने को मिला। आपकी बुक के अंदर यूनिट 2 है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युग की सभ्यता का चैप्टर, तो ये आपको डेफिनेटली पढ़कर जाना है। और मेसोपोटामिया आज तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन इन्होंने जून के एग्जाम में पूछ लिया है, तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो कॉन्सेप्ट है इसको जरूर पढ़ के जाओ। जरूरी नहीं है कि ये दिसंबर के एग्जाम में भी आएगा, लेकिन क्या पता ये रिपीट कर दे, राइट। ब्रोंज एज की सभ्यता में एक तो हमें मेसोपोटामिया, दूसरा इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता, फिर चाइना यानी चीन की सभ्यता, और हड़प्पा यानी आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है, ये चारों सभ्यता आपको आने चाहिए। कहीं से कुछ भी आ जाता है, यानी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के आपके बुक के अंदर 2 चैप्टर है, ठीक है। यूनिट 2 में ये सारी सभ्यताओं को डिटेल में पूछा गया है, ठीक है। और यूनिट 3 में इन सारी सभ्यताओं के बारे में, यानी इन 4 सिविलाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना कैसी है, ठीक है। और ये चारों सभ्यता के समय के जो लोग हैं ये किस तरीके की राइटिंग का यूज किया करते हैं, इन चारों सभ्यता का नगरीकरण या शहरीकरण कैसा है, अर्बनाइजेशन, या तो इन चारों सभ्यता ने आपस में किस तरीके का व्यापार किया करते थे, कौन से गुड्स का ट्रेड किया करते थे, तो ये सब कुछ आपका यूनिट 3 के अंदर है, तो ये सब भी आपको आना चाहिए। देखो ओवरऑल अगर देखा जाए, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युग की सभ्यता, जो हमारा यूनिट 2 और यूनिट 3 है, ये दोनों ही हमारा जो है ब्रोंज का ही है। तो अगर आप सभी चाहते हो कि मुझे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का क्वेश्चन करके जाना है, पढ़ के जाना है, तो आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम यूनिट 2 भी पढ़े, 3 भी पढ़े, देखो ये सिर्फ देखने में अलग अलग चैप्टर है ये एक ही। जब कभी भी आप मेसोपोटामिया भी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस है मेसोपोटामिया सभ्यता जब हम कवर करेंगे पूरा टॉपिक ही पढ़कर जाएंगे कि उस समय की सामाजिक संरचना कैसी थी, वो लोग किस तरीके की राइटिंग का फॉर्म यूज किया करते थे, वहां का शहरीकरण कैसा था, ये सब आपस में किसका ट्रेड करते थे, किसके साथ व्यापार किया करते थे, ये लोग कौन सा रिलीजन धर्म में बिलीव करते थे, डेफिनेटली यही आएगा। बस फर्क कितना होगा कि जब इन्होंने यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर पूछा तब हमें इन चारों सभ्यता को मिला करके उसकी सामाजिक संरचना के बारे में बताना होगा। अदरवाइज अगर इन्होंने सिर्फ मेसोपोटामिया पूछा है तो मेसोपोटामिया में आप सोशल स्ट्रक्चर भी बताओगे, राइटिंग भी बताओगे, अर्बनाइजेशन भी बताना होता है, ट्रेड भी बताना है, किसने कब कॉपर और ब्रोंज का यूज करना सीखा वो भी बताना होता है, ठीक है। तो मेनली हमें क्या समझ में आया कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युग की सभ्यता में हमें ये चारों सभ्यता आना चाहिए, और ये चारों डेफिनेटली कभी भी कहीं से कुछ भी आ सकता है। और अगर आपने एक बार देखो, हड़प्पा तो एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ MHI 1 में ही नहीं, MHI 4, MHI 5, MHI 6, ये तीनों सब्जेक्ट में भी हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाता है और आता भी है। तो आप एक चीज देखो कि हमने एक बार MHI 101 में हड़प्पा की सभ्यता को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो ये बाकी 3 सब्जेक्ट में भी आपके लिए काम आएगा। एक टॉपिक को हम याद कर लेंगे तो बाकी सब्जेक्ट में भी हमें वो टॉपिक दोबारा से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो हड़प्पा की सभ्यता तो हमें डेफिनेटली करना ही करना है, ठीक है। बाकी आपका चीन, इजिप्ट और मेसोपोटामिया, देखो मेसोपोटामिया मैंने आपको बताया कभी भी नहीं आया था, इस साल आया है, और इस बार इन्होंने पूछ लिया तो आगे भी पूछने के पूरे चांसेस है, तो ये आपको पढ़ के जाना चाहिए, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माया सभ्यता का पतन होने का क्या कारण है, ये पूछा गया है। तो ये वाला जो टॉपिक आप देख रहे हो आपके बुक के अंदर यूनिट 7 है, जिसे हम लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं, हिंदी में भी इसे लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इस बार इन्होंने माया पूछा है, तो अब की बार आपके में इनका या एस्टेक, यानी ये 3 सभ्यता हमारी लैटिन अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। तो माया, इनका और एस्टेक, इसमें ये 3 सभ्यता आपको देखने को मिलता है। तो यूनिट 7 से एक क्वेश्चन हमें इजिली से मिल जाता है। तो यहाँ पर
आपकी चॉइस है कि आपको, देखो पहली चीज तो ये सजेस्ट करूंगी कि तीनों सभ्यता ही पढ़कर जाओ, लेकिन आप में से कई ऐसे होंगे जो किसी को कोई टॉपिक समझ में आएगा, किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ये भी एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो अगर आपको माया समझ में आ रहा है तो माया सभ्यता पढ़ के जाओ, इनका आ रहा है तो इनका पढ़ के जाओ, एस्टेक आ रहा है तो एस्टेक। जो स्टूडेंट तीनों सभ्यता पढ़कर नहीं जा सकते, जिन्हें ये टफ लग रहा है, तो जैसे मैं आपको हर एक क्लास में एक बात बताती हूँ कि हमें कोई भी टॉपिक पूरे तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कम से कम उसके कुछ पार्ट यानी कुछ हिस्सों को तो डेफिनेटली पढ़कर जाना चाहिए। ठीक है, तो माया, इनका, एस्टेक, ये 3 सभ्यता आपको इसमें मिलेगी। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं कि इनका और एस्टेक दोनों के समय का जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, राजनीतिक संरचना है, इसको बताओ। तो ये हम तभी कर पाएंगे ना जब दोनों सभ्यता के बारे में आपको नॉलेज होगी। तो पहले तो आपको कोशिश करना है, अगर आप सभी इस चैप्टर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो ये पढ़ सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। देखो स्किप में, जैसे मैंने आपको बताया, स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा तीनों चैप्टर को ही स्किप कर दो। कोशिश करो कि माया, इनका, एस्टेक में से 1 से 2 टॉपिक तो डेफिनेटली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो, ताकि वहां से क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखो। हिंदी वाले एस्पिरेंट्स भी यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन पेपर भी मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहां से देख लेना। MHI 101 में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका नोमैडिक ग्रुप्स है, खाना बदोशी वाला जो चैप्टर है ये सभी जरूर करना है। यूनिट 9 है ये। खाना बदोशियों का जो ग्रुप होता है और उस टाइम पर उनके जो कौन कौन से ट्राइब है, जनजातियां, आपको देखिए कौन से ग्रुप कहाँ सेटल हुआ था, क्या सारी चीजें होती है, उन्होंने अपना जो साम्राज्य स्टैब्लिश किया था, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यूनिट 9 से ये भी मैक्सिमम रिपीट हो जाता है। जैसे अगर जून 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का आया है तो आपके में ये 10 मार्क्स का आ सकता है, इतना डिफरेंस बस हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये टॉपिक रिपीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रोमन साम्राज्य से क्वेश्चन आया है। रोमन साम्राज्य जो आप देखोगे, इसका रिलीजियस सेक्ट आपसे पूछा है। रोमन साम्राज्य का चैप्टर आपको 2 मिलेगा, एक आप देखोगे आपके बुक के अंदर यूनिट 6 है और एक है आपका यूनिट 10। यूनिट 6 में अर्ली रोमन एम्पायर है और यूनिट 10 में लेट रोमन एम्पायर के बारे में है। तो यहाँ पर अर्ली रिलीजियस सेक्ट आपसे पूछा है रोमन साम्राज्य का, तो रोमन साम्राज्य का टॉपिक यूनिट 6 में डेफिनेटली हमें आना चाहिए। ठीक है, जो हमें कवर करना है। अभी वीडियो के एंड में मैं डिटेल में एक बार और टॉपिक मेंशन कर दूंगी, पहले क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देखो। नेक्स्ट देखो, आपके एग्जाम में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताना है, जो कि हमारा यूनिट 1 है। तो यूनिट 1 तो कोई छोड़ना ही नहीं है, किसी को भी स्किप करना ही नहीं है। यूनिट 1 से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद डेरियस फर्स्ट के बारे में पूछा गया, जो कि आपका यूनिट 4 है। यूनिट 4 जिसे हम पर्शियन साम्राज्य, फारसी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, फारसी साम्राज्य से कभी कोई क्वेश्चन आता है, अगर डेरियस फर्स्ट पूछा है तो ये भी 10 मार्क्स में मिल जाएगा। और दूसरे रूलर है साइरस फर्स्ट, जो इस साम्राज्य के फाउंडर रहे, संस्थापक रहे थे, या तो ये पूछ लिया जाता है। तो पर्शियन साम्राज्य से भी क्वेश्चन हमें मिल जाता है। उसके बाद गिल्ड का संगठन के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो कि आपको यूनिट 19 में मिल जाएगा। क्राफ्ट प्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमें ये देखने को मिलता है, जो नीचे वाले ब्लॉक में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद मैनोर जो है, मेडिएवल मध्यकालीन यूरोप में मैनोर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये हर बार नहीं आता, ये चेंज होता रहता, तो इसको जरूरी नहीं है कि आपको इसको करना ही। फिर देखो सेक्शन बी में मैंने आपको बताया कि सेक्शन बी में आपको क्या करना है, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद वाला जो टॉपिक आप देख रहे हो, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर आएगा और ये हमेशा क्वेश्चन नंबर 6 ही मिलेगा आपको। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन होगा वो सामंतवाद का ही आपको देखने को मिलता है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम फ्यूडलिज्म का टॉपिक जो है वो करके जाएं। उसके बाद अर्मेनियन मर्चेंट के बारे में इन्होंने आपसे पूछा है, जो जिसमें आप देखोगे यूनिट 17 बिजनेस कम्युनिटी वाला जो चैप्टर है ना, वहां से हमें ये चीज देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाओ नीचे, सेक्शन बी वाले पार्ट में से आपको मिलेगा जितनी भी चीजें अब आपसे पूछी जाएंगी वो सब कुछ मेडिएवल के समय का है, मध्यकालीन के समय पर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जैसे कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के समय पर जो टेक्सटाइल है, कपड़ों का जो उत्पादन होता है, वो कैसा क्या क्या था वो हमें यहाँ बताना था। गैलीलियो का क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे साइंस के एक्सपेरिमेंट में, आपके बुक के अंदर यूनिट 20 है।
ये भी आया इस बार, ठीक है। वैसे तो ये शॉर्ट नोट में आपको मिलता है, बट 20 मार्क्स में उन्होंने पूछ लिया। और यूरोप का जो टाउन है एशिया के साथ जो हमें कंपेयर करना है वो बताना है। अब चलो यहाँ पर मैं आपको अब बता देती हूँ ओवरऑल हमें क्या चीजें समझ में आई। MHI 101 में आपको एक तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट करना है, नोट कर लो सभी के सभी। आपका जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अर्ली ह्यूमन सोसाइटी, यानी आपका प्रारंभिक मानव समाज। इसके अंदर स्टोन एज है यानी पाषाण काल है, पैलियोथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक यानी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में। तो जिसमें से इस बार आपके मानव की उत्पत्ति के बारे में क्वेश्चन आया है, या तो वो आपको मतलब ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर आपको आना ही चाहिए, उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। या तो तीनों आपका स्टोन एज आ जाएगा, या तो मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, या तो इस पाषाण काल के समय पर पैलियोथिक से नियोलिथिक के जो टूल्स यूज किए गए, उपकरण जो यूज किए गए हैं, उसमें क्या बदलाव आपको पहले से बाद में देखने को मिला, या फिर खेती की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और खेती की शुरुआत होने की वजह से मानव के जीवन में क्या बदलाव हमें देखने को मिलता है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ओवरऑल यूनिट फर्स्ट आप सभी को करके जाना है, ठीक है। फिर आ जाओ यूनिट सेकंड। देखो यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड एक ही है आपका, कांस्य युग की सभ्यता, ये भी आपको डेफिनेटली करना है, जिसमें आपको चारों सभ्यता देखनी है और करके जाना है। बाकी अगर आप में से किसी को लग रहा है कि कांस्य युग की सभ्यता के चारों सभ्यता आप नहीं कर पा रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंगली आपको जो भी सभ्यता समझ में आ रहा है वो कर लो। वैसे तो पूरी कोशिश करनी है चारों सभ्यता पढ़कर जाना है, ठीक है। उसके बाद वो सेपरेटली भी पूछ लेंगे, तब भी आप उसको इजीली से अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन और ये सब ना, ये यूनिट 1, 2, 3 ये सब मेरे चैनल पर, अगर आप मेरे पेड बैचेस के मेंबर्स नहीं हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपका जो है यूट्यूब पे आपको इसकी वीडियोस क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, अपलोड कर रखा है मैंने। तो एंशिएंट हिस्ट्री की या एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा। अदरवाइज हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैराथन क्लास आपको वहां पर मिल जाएगा। जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे ना, तो वहां पर आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मैराथन क्लास है। अगर आपको मैराथन क्लास लेना है, फुल कोर्स नहीं ले पा रहे हो, तो मैराथन क्लास भी अवेलेबल है। आप लोग मैराथन क्लास लेकर भी अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब मैराथन और कंप्लीट कोर्स में ये डिफरेंस होता है कि मैराथन क्लास में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है मैक्सिमम चीजों को और ओवरव्यू आपको बता दिया जाता है कि किस चीज में कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या क्या किस तरीके से लिख सकते हो। अगर आप बैच लेते हो तो उसमें आपको सारे चैप्टर डिटेल में समझाया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया, यूनिट फर्स्ट सेकंड हमें करना है, एक तो आपका अर्ली ह्यूमन सोसाइटी और दूसरा ब्रोंज एज कांस्य युग की सभ्यता आपको कवर अप करना है। फिर आता है हमारा यूनिट 4, 5 और 6। ये तीनों जो चैप्टर है ये हमारे साम्राज्य के ऊपर है, यानी एम्पायर। अब इसमें जो एम्पायर है, एक है हमारा पर्शियन एम्पायर, फारसी एम्पायर, दूसरा है ग्रीक यानी यूनान की सभ्यता, और तीसरा है रोमन एम्पायर। तो जून के एग्जाम में पर्शियन और रोमन से क्वेश्चन आया, ग्रीक से नहीं आया। तो सबसे पहले दिसंबर एग्जाम के लिए आपको ग्रीक पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ग्रीक पर ज्यादा फोकस करना, अदरवाइज रोमन भी करना है, ठीक है। बाकी इसमें भी सेम चीज मैं आपको कहूंगी, जो ये तीनों सभ्यता एम्पायर नहीं कर पा रहा है, ये तीनों साम्राज्य भी मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। MHI 101 की प्लेलिस्ट देख लेना, नहीं तो वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख लोगे, उसमें आपको इसकी क्लासेस मिल जाएंगी। तो पर्शियन, ग्रीक और रोमन एम्पायर से क्वेश्चन आ जाता है। और मैंने आपको बताया कि जो रोमन साम्राज्य का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, ठीक है। इस बार यहाँ से भी अच्छा खासा आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा। और लेकिन इस बार जैसे ग्रीक से यूनान की सभ्यता से क्वेश्चन नहीं आया, तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो कोशिश करो कि रोमन साम्राज्य भी हम अच्छे से करें, और ग्रीक भी। ग्रीक में से जैसे आपका लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर या तो आपके एरिस्टोक्रेट्स और आपके जो पीजेंट है, कॉमन पीपल है, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ, या तो ये क्वेश्चन आ जाता है। या तो ग्रीक में जो स्लेव्स है, दास जो होते हैं, उनकी कंडीशन कैसे, या तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे ही रोमन का जो टॉपिक है उसमें आपको कवर अप करना होता है कि रोमन का विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ, या तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा होता है इसका फेजेस यानी चरण, वो इसी में आता है। एक्सपेंशन जब करोगे ना तो 2 फेजेस के अंदर हम इसको देखते हैं।
या तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पैट्रिशियन और प्लेबिनियन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट विवाद हुआ उसका क्या कारण है, वो सब कुछ आपको बताना है। या तो रोमन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक संरचना है, ये तरीके के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ रोमन साम्राज्य से आता है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी भी चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर देखो डेफिनेटली दो तो टॉपिक आएगा ही, पर्शियन, ग्रीक और रोमन में से। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखते हैं, देखो फर्स्ट चैप्टर जो है ये आपका इस बार 10 मार्क्स का है, अदरवाइज ये 20 मार्क्स का होता है। सेकेंड यूनिट तो डेफिनेटली ये हमेशा जो आपका 20 मार्क्स का होगा, ये वाला भी आपका 30 से 40 मार्क्स का है। यानी ओवरऑल जैसे अगर हम स्टार्टिंग के यूनिट्स की बात करें तो ये आप देख रहे हो 40 मार्क्स तो यही बन गया आपका, 40 से 40 80। यानी अगर हमने स्टार्टिंग के 5 यूनिट अच्छे से कर लिया तो 60 से 70 प्लस तो यही ले आओगे। मतलब अगर आपने स्टार्टिंग के 5 से 6 चैप्टर अच्छे से कर लिए तो आप सभी क्या कर लेंगे, सेक्शन ए का आराम से 3 क्वेश्चन निकाल लोगे। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा तो वो आपकी चॉइस है कि सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर सेक्शन बी से करना चाहेंगे तो लास्ट वाले चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना होता है, इतना फर्क होता है। ठीक है, उसके बाद अभी जो यूनिट 7 मैंने आपको बताया, यूनिट 7 में जिसमें हम माया, इनका और एस्टेक पढ़ते हैं, इनमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, माया, इनका, एस्टेक, कोई भी सभ्यता आ जाएगी। तो ये आपकी चॉइस है करना चाहते हैं यानी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये तीनों सभ्यता समझ में नहीं आती तो वो इन चैप्टर को स्किप करके हुए जाते हैं। लेकिन जिन्हें समझ में आ जाता है, जो अब लगता है कि हम इसको इजीली से अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो आप लोग वो सारी सभ्यता को पढ़कर जाओ। देखो मेरा यहाँ पर क्या कहना है, कभी भी कोई भी चैप्टर पूरा मत छोड़ो। ठीक है, जैसे अगर आपने डिसाइड किया माया, इनका, एस्टेक यूनिट 7 में, तो कोई भी एक सभ्यता पढ़ के जाओ। ठीक है, अगर वो सभ्यता एग्जाम में आ गया तो बेटर है। आपके पास कोई और क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ पे नहीं समझ आया तो कम से कम आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट तो कर पाओगे। अगर हमें किसी के टॉपिक में नॉलेज नहीं होगी तो कैसे करोगे। ठीक है, सेक्शन बी के लिए बता देती हूँ। सेक्शन बी से जब अगर हमें यहाँ पे सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फ्यूडलिज्म पढ़ के जाओ, सामंतवाद तो आप में से कोई छोड़ेगा ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन करके जाओ इस्लाम का। ठीक है, इस्लाम का यानी अरब में इस्लाम का जो राइज हुआ है, उत्पत्ति हुई है, ये आपको डेफिनेटली करना है। रोमन का जो बताया वो अर्ली और लेटर यानी यूनिट 6 और यूनिट 10 दोनों पढ़ना। यूनिट 10 भी आजकल ही ज्यादातर इनका फेवरेट है ऑल टाइम, तो ये लोग आपसे पूछ लेते हैं, तो ये नहीं आप स्किप करेंगे। इस्लाम वाला जो अरब वाला चैप्टर है ना, यूनिट 11 है आपके बुक के अंदर, इसको करना। और फ्यूडलिज्म एक जो पूरा टॉपिक है, फ्यूडलिज्म आपके बुक के अकॉर्डिंग में देखूं तो 3 चैप्टर आपको मिलेंगे, यूनिट 13, 14 और 15। लेकिन आपको क्या मान के चलना है कि हमारा ये एक ही टॉपिक है, सामंतवाद। ठीक है, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, देख लेना। तो यहाँ पर इस्लाम आपको करना है। और लास्ट के जो हमारे कुछ चैप्टर हैं, अब क्या है, जैसे हमें पता है कि हमें अपने एग्जाम में, और एक जो मैंने आपको बताया फ्यूडलिज्म और ये अरब कर लेना, और एक नोमैडिक एम्पायर बताया ना मैंने आपको, खाना बदूसी साम्राज्य जो बताया आपको यूनिट 9, ये कर लेना। अब जैसे मैंने आपको बताया आपको अपने एग्जाम में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट। बट इसका मतलब ये थोड़े हम सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, है ना। देखो आप में से जितने जो चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कहते हैं मैम हमें सिर्फ पास होना है, तो जिन्हें सिर्फ पास होना है तो अभी तक जितने पॉइंट्स पता है वो कर लेना। लेकिन जो एक अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है मास्टर्स के बाद अगर आप किसी भी नेट एग्जाम की या किसी भी टीजीटी पीजीटी लेवल के अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें मास्टर में अच्छी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, 65%, है ना, प्लस। तो आपको क्या करना है, हमें कम से कम 8 टॉपिक यानी 8 जो चैप्टर्स है उसकी नॉलेज हमें डेफिनेटली होना चाहिए, ताकि आप सभी 10 में से 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सके। देखो जितने भी स्टूडेंट पेड बैचेस में उन्हें पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहां पर आपकी मर्जी होगी, आपकी चॉइस होगी कि 10 में से कौन से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसकी नॉलेज आपको सबसे ज्यादा बेटर होगी, राइट। लेकिन अभी हमने यहाँ पर समझ लिया कि हमें सेक्शन बी के लिए फ्यूडलिज्म, सामंतवाद करना है। दूसरा अपना आपको एक ओशनिक ट्रेड वाला चैप्टर है, ये कर लेना। यूनिट 16 है, ये आपकी बुक के अंदर यूनिट 16 है। ठीक है, ये आ जाता है। और लास्ट का जो चैप्टर है ना, यूनिट 22, 23 और 24, ये कर लेना। ओवरव्यू ले लेना,
ये आपका अर्बनाइजेशन, शहरीकरण है। मेडिएवल यूरोप का जो शहरीकरण है वो कैसा था वो बताना होता है। और 23 में टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज हुआ ये आपको बताना होता है। 24 एक बार को नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। इतनी चीजें भी अगर आपने कर ली तो कोई नहीं रोक सकता कि आप आराम से इतने टॉपिक्स करके भी, पहले तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनमें से वो टॉपिक सबसे पहले प्रिपेयर कर लो जो आपके लिए इजी है, जिसकी नॉलेज आपको है। पहले उन्हें 5 टॉपिक तो उन्हें अच्छे से कर लो। उसके बाद बाकी के जो टॉपिक्स के उनकी क्लासेस सुन लो, या अगर आपके पास नोट्स है, आपने सेल्फ नोट्स लिया है, जरूरी नहीं है कि क्लासेस और नोट्स आपको लेना है, वो आपकी चॉइस है। आप अपने सेल्फ स्टडी भी अगर कर रहे हो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 5 टॉपिक पहले अच्छे से तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि हम यूनिट फर्स्ट करेंगे, ठीक है, दूसरा हमने यूनिट सेकंड डिसाइड किया, यानी ओवरऑल जो हमारा पहला चैप्टर है पाषाण काल, एक तो हमने ये डिसाइड किया हम ये पढ़ के जाएंगे। दूसरा हमने डिसाइड कर लिया ब्रोंज एज, कांस्य युग की सभ्यता की चारों सभ्यता पढ़ के जाने वाले हैं, हमने ये डिसाइड कर लिया। तीसरा हमने डिसाइड किया कि हम फ्यूडलिज्म, सामंतवाद पढ़ के यहाँ से जाने वाले हैं, ठीक है। ये तीनों टॉपिक तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, हम पर्शियन, रोमन और ग्रीक जो साम्राज्य है ये तीनों पढ़ेंगे। 2 पढ़ना है, 1 पढ़ना है, वो आपकी चॉइस है। तो अगर हमने इतना भी कर लिया तो पास होने से तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। आराम से आप 50 से 60% लेकर के आ सकते हो अगर हम सिर्फ इतने टॉपिक्स करके जाएंगे तो। अदरवाइज अच्छा स्कोर करना है तो और चीजों को ऐड ऑन करना होगा, है ना। जैसे कि आपका जो नोमैडिक एम्पायर वाला क्वेश्चन है यूनिट 9, ठीक है, और जो रोमन एम्पायर है याद रखना यूनिट 6 और यूनिट 10 दोनों पढ़ना है। अर्ली और लेट रोमन एम्पायर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओशन ट्रेड वाला चैप्टर जरूर करना है, यूनिट 16 मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 18, 19, 20 कोई भी आ जाएगा। 18 में है कमर्शियल प्रैक्टिस, 19 में है क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो इन सारे चैप्टर्स के सिर्फ आप एक ओवरव्यू ले सकते हो, नोट से ले रहे हो, क्लासेस से ले रहे हो, सिर्फ उसको सुनकर चले जाओ, लिख तो आप फिर भी लोगे। बहुत इजी चैप्टर्स है। जिन्होंने पढ़ लिया है तो उन्हें वो चीज समझ में आ रही होगी कि ये कुछ टफ नहीं है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो हमें प्रिपेयर करके डेफिनेटली जाना है, जो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस्लाम वाला चैप्टर अपने दिसंबर एग्जाम के लिए कर लेना, क्योंकि जून में यहाँ से एग्जाम में नहीं आया है। तो अरब का चैप्टर जरूर आपको इस बार दिसंबर में देखने को मिलने वाला है। तो अगर हमने MHI 1 में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतने टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर आपको करने हैं, ताकि आराम से आप सभी 70 से 80% कर ले। बाकी तो आंसर राइटिंग पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा और आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके, वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए, तो डेफिनेटली 90 मार्क्स तक भी आराम से इग्नू में प्रोवाइड होते हैं। इसके ऐसे ही बाकी के भी जो आपके अदर सब्जेक्ट है उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और नोट्स, असाइनमेंट, पेड क्लासेस, मैराथन क्लास कुछ भी ज्वाइन करना है, ये व्हाट्सअप नंबर है। बाकी की डिटेल और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।